What's up everyone? This is Divesh Gupta. Today we are going to discuss question number 14. I hope कि आप लोगों ने up to question number 13 हमारे YouTube चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। आज हम लोग करने जाने वाले हैं question number 14 which is the last question of this chapter. तो चलिए start करते हैं with few things of question number 14. अब सर question number 14 जो है ना वो है काफी important और अगर देखने जाओगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। सर क्यों? सर पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है कि आपको ये जो आप लोगों को ये जो बॉक्स बना के दिया है विच इज नॉट अ ट्रायल बैलेंस। सर क्यों ट्रायल बैलेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपको नेम ऑफ अकाउंट देके रखा है। आप लोगों को कहीं पे भी ऐसा नहीं देके रखा हुआ है कि डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और कि उसके ऊपर जो है ना कुछ बहुत ही लंबा कुछ देके रखा हुआ है लाइक एज ऑन 31st March 2015 द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व इज 4:1। तो सर ये सारी चीजें हम लोगों ने आगे के किसी भी सम में सॉल्व नहीं की थी, इस समय हम लोग देखने वाले। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बना के रखेंगे। अब आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम लोग ने ट्रायल बैलेंस जो वो पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो चलो एक बार देखते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आपको भी बनाना कंपलसरी रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर नहीं बनाओगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आएगा कि कहां से बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अब सर यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ट्रायल बैलेंस बना के रखा हुआ है। अब अगर ट्रायल बैलेंस में देखने जाओगे तो इतनी चीजें डेबिट में आ रही है और इतनी चीजें क्रेडिट में आ रही है और सर डेबिट और क्रेडिट में कुछ डिफरेंस आ रहा है। देखो मैंने सब कुछ वर्किंग करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिख दिया है नीचे। सर कुछ डिफरेंस आ रहा था। कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था? तो 2,10,000 रुपए का। अगर आप लोग भी प्रॉपर तरीके से ट्रायल बैलेंस को बनाओगे तो कुछ 2,10,000 रुपए का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अभी जो डिफरेंस है, रीजन फॉर अ डिफरेंस क्या है? रीजन फॉर अ डिफरेंस क्या है? तो सर रीजन फॉर अ डिफरेंस इज कि कैपिटल एंड रिजर्व कि जिसका रेशियो 4:1 है वो आप लोगों के ट्रायल बैलेंस से क्या है, मिस है। अब सर ये 4:1 आप लोग कहां से लेके आए और एक कैपिटल और रिजर्व ही है वो कहां से पता चला? तो सर यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड में आ रहा है। पहली बात तो ये कि जो डिफरेंस है 2,10,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। और आपके जो कैपिटल एंड रिजर्व दोनों के दोनों कौन सी साइड शो होते हैं, क्रेडिट साइड में ही शो होते हैं। और आप लोग पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस देख लो, आपको कहीं पे भी कैपिटल देके रखा नहीं। तो यहाँ पे उन लोगों ने हमें एक रेशियो देके रखा है विच इज 4:1। अब सर मुझे ऐसा डाउट है कि कैपिटल की अमाउंट कितनी है, रिजर्व की अमाउंट कितनी है, वो तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। लाइक कैपिटल क्या सर 4 रुपए का है क्या? आंसर इज व्हाट, नो। कैपिटल सर रिजर्व सर 1 रुपए का है क्या? आंसर इज व्हाट, नो। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि आपको रेशियोज देके रखे। मतलब अगर हमारा रिजर्व 1 रुपए का होगा तो हमारा कैपिटल कितने का होगा, 4 रुपए का होगा। तो टोटल अमाउंट कितने की होगी, 5 रुपए की होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन लोगों को बाइफिकेशन करके रखा है। कैसे? तो सर कैपिटल की अमाउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 2,10,000 जो डिफरेंस था वो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। सर अगर मैं इस 2,10,000 को टोटल 5 पार्ट में बाइफिकेट करूं, कितने पार्ट्स में बाइफिकेट करूं, 5 पार्ट्स में अगर मैं बाइफिकेट करता हूं तो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ईच पार्ट जो होगा वो 42,000 का होगा। इंटू 4 अगर मैं करूंगा तो मुझे कैपिटल मिलेगा, इंटू 1 अगर करूंगा तो मुझे रिजर्व मिलेगा। आई बात सबको समझ में? अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी दिखा के रखा हुआ है। तो सर यहाँ पे 1,48,000, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत अमाउंट मैंने लिखी हुई है। यहाँ पे अमाउंट आएगी आपकी 1,68,000 रुपीज और यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी आप लोगों की, 42,000 की। अगर हम लोग इस दोनों को प्लस करें तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी, 2,10,000 रुपए की आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रेडिट साइड में विद डिफरेंट मार्कर कलर यहाँ पे कैपिटल 1,68,000 एंड रिजर्व 42,000 यहाँ पे शो कर दिया। अब जाके आप लोगों के ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर आपने ये चीज सम को सॉल्व करने से पहले नहीं की तो दोस्तों आपसे ये सम सॉल्व नहीं होगा। पूरा का पूरा सम कंप्लीट करने के बाद भी आपके दिमाग में डाउट रहेगा कि 2,10,000 रुपए कहाँ पे गए। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। ओके तो चलिए अब ये करने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 पे, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस का जो इफेक्ट था वो हो गया खत्म। अब हम लोग जाएंगे एडजस्टमेंट पे। अब सर एडजस्टमेंट नंबर 1 किसके बारे में? सर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। और शायद तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट को क्या कर रहे हैं, रिफर करते आ रहे हैं। अब आप लोगों के दिमाग में भी एक क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट होगी वो कहीं ना कहीं पे फिट हो गई होगी कि हाँ भाई क्लोजिंग स्टॉक है। तो पहली बात तो ये कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज के बारे में अगर डिस्कस करना है तो बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक की अगर वैल्यूज के बारे में हमें डिस्कशन करना है तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब सर क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में देके रखा है, कहां पे देके रखा है, एडजस्टमेंट में, तो उसकी दो इफेक्ट होगी। कहां कहां पे? एक जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरी जाएगी बैलेंस शीट के असेट साइड में।
आई बात सबको समझ में? ये हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग इन सारी की सारी एडजस्टमेंट को रिफर करते आ रहे हैं। अब आखिरी सम है तो वहां पे सारी की सारी खिचड़ी यहाँ पे बना के रखी हुई है। अब हमें ढंग से उस खिचड़ी को सॉल्व करना है। आई बात सबको समझ में? तो चलो यहाँ पे मैं एक बार के लिए वर्किंग नोट के लिए ये लास्ट पेज जो है वो ओपन कर देता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं वर्किंग नोट 1 विच इज अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक। किसके बारे में है ये? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में है। अब सर क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू आपको कितनी देके रखी है? तो सर क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू आपको देके रखी है 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैं मिडल में लिख देता हूँ 80,000। मिडल में मैं कितना लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक को? 80,000। अब उसके बाद क्या कहा है कि सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 80,000 ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 10% गुड्स इज 20% लेस। मतलब सर यहाँ पे मैं सीधा एक एरो करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 10%। अब सर मुझे बताओ 80,000 का 10% कितना होगा? तो सर ये तो काफी इजी है, कितना होगा? 8,000। अब सर ये 8,000 क्या है? हमारी बुक वैल्यू। अब सर इसकी मार्केट वैल्यू कितने परसेंट डाउन है? तो 20% लेस है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 20% को माइनस कर दूंगा। दैट मीन 1600 रुपीज मुझे माइनस करने पड़ेंगे। कितने रुपए माइनस करने पड़ेंगे? 1600 रुपीज मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो 8,000 माइनस 20%, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6400। अब ये मेरे लिए क्या है? तो ये है मेरे लिए मार्केट वैल्यू। ये मेरे लिए क्या है? मार्केट वैल्यू। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? गुड्स ऑफ 10,000 नीड टू बी रिपेयर फॉर 1,000। दैट मीन्स कि अब दूसरा एक बाइफिकेशन 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए में से मुझे 1,000 को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए रिपेयरिंग एक्सपेंस चाहिए हमें। तो यहाँ पे 9,000 रुपीज इसकी वैल्यू हो गई। अगेन ये बुक वैल्यू और ये मार्केट वैल्यू। अब सर बचा कितना? देखिए 80,000 में से 8,000 की इफेक्ट हमें बता दी है, 10,000 की इफेक्ट हमें बता दिए। तो टोटल 80,000 में से 8,000 और 10,000 18,000 की इफेक्ट हमें बता दिए। तो अब हमारा स्टॉक बाकी कितना रह रहा है सर? तो हमारा स्टॉक बाकी रह रहा है 62,000 रुपीज का। कितना बाकी रह रहा है? 62,000 रुपीज में। देखो 62,000 प्लस 8,000 70,000 प्लस 10,000 80,000 हो गया आपका। अब सर ये क्या 62,000 के बारे में कोई भी इफेक्ट हमें बताई है क्या? कुछ भी बताया है क्या? मतलब हमें 8,000 के बारे में बता दिया, हमें 10,000 के बारे में बता दिया, हमें क्या 62,000 के बारे में कुछ भी पता है क्या? आंसर इज व्हाट? नो। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। मतलब बुक वैल्यू भी सेम है, मार्केट वैल्यू भी सेम है। अब यहाँ पे ध्यान दो सर, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कौन सी सिलेक्ट करें हम लोग? ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कौन सी सिलेक्ट करें? ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लो, सर दोनों सेम ही है तो सिलेक्ट करो जो आपको मन में आए वो। अब सर इन सब का मैं क्या कर दूंगा? टोटल कर दूंगा। तो सर 6400 प्लस 9,000 एंड प्लस 62,000, सो द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज 77,400 रुपीज। कितना हो जाएगा? 77,400 रुपीज। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो वैल्यूज है वो समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी इफेक्ट कर देंगे। अब सर इसकी इफेक्ट के लिए पहले मैं जाऊंगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अब सर ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड में मैं ट्रायल क्लोजिंग स्टॉक को लिखूंगा? तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। अब सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई? तो 77,400। वेट मुझे एक बार चेक कर लेने दो क्योंकि आगे भी बहुत बार ऐसा हुआ है। 77,400। तो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ 77,400 रुपीज। अब सर इसकी दूसरी इफेक्ट कहां पे आएगी? तो सर अब इसकी दूसरी इफेक्ट आएगी आपके बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट यहाँ पे है। बैलेंस शीट की असेट्स में जाके मैं क्या कर दूंगा? क्लोजिंग स्टॉक को लिख दूंगा। तो यहाँ पे जाके क्लोजिंग स्टॉक और उसकी वैल्यू कितनी है? 77,400 रुपीज। सर ये फर्स्ट एडजस्टमेंट काफी इजी था एंड सबको समझ में भी आया होगा क्योंकि हम लोग शायद तक क्वेश्चन नंबर 7 से करते आ रहे हैं सर। अब उसके बाद है नेक्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल विच इज नॉट रिकॉर्डेड। सर क्वेश्चन नंबर 6 में ये सेम इफेक्ट हम लोगों ने किए थे। क्या है सर? आपने 5,000 का गुड्स है वो फ्री सैंपल में दे दिया। मुझे बताओ बिजनेस से गुड्स के जाने के सिर्फ दो ही तरीके, बिजनेस से गुड्स के जाने के कितने तरीके हैं? सिर्फ दो ही तरीके। एक आपने सेल किया, दूसरा अदर देन सेल। तो जब अदर देन सेल होगा तब डेफिनेटली आपको कहां से माइनस करना पड़ेगा? सोचो कहां से माइनस करना पड़ेगा? परचेज में से। कहां से माइनस करना पड़ेगा? परचेज में से। तो सर परचेज के लिए हम लोग कहां पे जाएंगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाए एक बार परचेज के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे जाके मैं लिख दूंगा टू परचेज। अब देखो परचेज की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है? तो परचेज की वैल्यू आपको देके रखी है 1,00,000 रुपए। परचेज की वैल्यू कितनी देके रखी है? 1,00,000 रुपए माइनस फ्री सैंपल
तो फ्री सैंपल कितने का था? तो सर फ्री सैंपल जो है वो है आपका 5,000 रुपए का। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, 5,000 को माइनस कर दूंगा। अब सर आपने किसी को फ्री में गुड्स देके रखा हुआ है, दैट मीन्स कि आप लोग उसको मतलब फ्री में आप लोग उसको गुड्स दे रहे हो, रीजन सिर्फ यही है ना कि आप लोग उसको सैंपल दे रहे हो, गुड्स को उसको यूज करने के लिए दे रहे हो, ताकि वो आपके गुड्स को यूज करे और अगर उसको गुड्स पसंद आए तो वो आगे जाके आपको ऑर्डर देगा। तो ये काइंड ऑफ क्या हो गया, एक एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी हुई कि नहीं हुई, एक सेल प्रमोशन स्ट्रेटेजी हुई कि नहीं हुई। तो सर इसको हम लोग कौन सा खर्चा मानेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मानेंगे। कौन सा खर्चा मानेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो इसको हम लोग कहां पे जाके रिकॉर्ड करेंगे, तो एडवर्टीजमेंट में हम लोग इसको प्लस कर देंगे। तो यहां पे जाके मैं लिख दूंगा टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की आपको वैल्यू कितनी देके रखी है, तो 6,000 रुपए। तो यहाँ पे 6,000 प्लस इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे, एडिशन। तो आपका एडिशन कितने का हो गया, 5,000 का, और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 11,000 रुपए। आई बात सबको समझ में, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में सर हम लोगों ने सेम इफेक्ट करके रखी हुई थी, तो एक बार वहां पे से भी आप लोग थोड़ा बहुत गो थ्रू कर सकते हो। अब उसके बाद क्या है, गुड्स ऑफ ₹6,000 withdrawn by Bhavna for her personal use, which is recorded in the sales book. Purchase invoice of ₹4,000 is not recorded in the purchase book. अब सर ये थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट को मैं दो पार्ट में बाइफरकेट करना चाहूंगा। देखिए पहला, गुड्स ऑफ ₹6,000 withdrawn by Bhavna for a personal use which is not recorded which is recorded in the sales book, ये पहला पोर्शन हो गया। उसके बाद वाला पोर्शन दूसरा हो जाएगा। अब सर यहाँ पे हुआ क्या, अब पहली बात तो ये कि भावना जो है वो आप लोगों का मतलब ये जो जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो अकाउंट्स बन रहा है वो है, दैट मींस ओनर ऑफ द बिजनेस। अब अगर ओनर अपने बिजनेस से कोई भी गुड्स को लेके जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स कहेंगे। तो सर यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, पहले वो एक बार देखते हैं। अगर ओनर अपने बिजनेस से गुड्स को विड्रॉ कर रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको ड्रॉइंग्स माना जाता है। अब बिजनेस से गुड्स के जाने के सिर्फ दो ही तरीके, एक होगा सेल्स और दूसरा क्या होगा, अदर देन सेल। तो सर क्या बिजनेस अपने ओनर को ही गुड्स को सेल करेगा क्या, मतलब अगर मैं अपने बिजनेस का ओनर हूं तो मैं अगर कोई भी गुड्स को बिजनेस से निकाल रहा हूं तो क्या वो मैं परचेस कर रहा हूं क्या, मतलब बिंग ओनर ऑफ द बिजनेस मैं उस गुड्स को परचेज नहीं करने वाला, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए वो गुड्स को लेके जा रहा हूं। तो ये क्या माना जाएगा, ड्राइंग्स माना जाएगा। और ड्राइंग्स में अगर मैं गुड्स को लेके जा रहा हूं तो सिंपल सी बात है, इसको परचेज में से हम लोग माइनस करेंगे। कहां से माइनस करेंगे, परचेज में से, क्योंकि अदर देन सेल बिजनेस से जा रहा है। तो यहां से हम लोग माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। अब सर कितने का ड्राइंग्स है आपका, तो सर ड्राइंग्स है आपका 6,000 रुपीज का। तो यहां से हम लोग 6,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ड्राइंग्स आपका कहां पे आता है, तो सर ड्राइंग्स आपका आता है बैलेंस शीट में। तो यहां पे जाके हम लोग बैलेंस शीट में, यहां पे बैलेंस शीट में जाके हम लोग लिख देंगे कैपिटल, थोड़ी सी लाइन छोड़ के लेस ड्राइंग्स। अब क्या आपको ड्राइंग्स ऑलरेडी कुछ देके रखा है क्या, तो सर आपको ड्राइंग्स जो है वो ऑलरेडी नहीं देके रखा है, तो यही आपका ड्राइंग्स हो जाएगा 6,000 रुपए। अब सर ये तो जो मैंने किया वो तो करेक्ट चीजें थी, मतलब ये आपको करना था, गलती से हो क्या गया है, सर आपने गलती से उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब इतनी बड़ी गलती आपने कर दी है कि कोई ओनर अपने बिजनेस से गुड्स को लेके जा रहा है तो क्या उसको हम लोग सेल्स में लिखेंगे क्या, सर इसको हम लोग कहां पे लिखते हैं, ड्राइंग्स में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं, ड्राइंग्स में। अब अगर सेल्स में आपने गलती से प्लस कर दिया तो सर वहां से माइनस भी कर देना, बात खत्म हो जाएगी वहां पे। तो सर हम लोग क्या जाएंगे, मतलब कहां पे जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, और सेल्स में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पे जाके हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स। अब देखिए आपके सेल्स की वैल्यू कितनी देके रखी है, तो आपके सेल्स की वैल्यू देके रखी है 2,50,000। कितनी देके रखी है, 2,50,000। यहां से हम लोग माइनस करेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड, कितने हजार रॉन्गली रिकॉर्ड हो गए, 6,000 गलती से रिकॉर्ड हो गए। तो 6,000 हम लोग क्या कर देंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे। अब अगर सेल्स में से माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपके डेटर्स में से भी आपको माइनस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, सोचो एक बार, करने पड़ेगे ना, क्योंकि सेल्स और डेटर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अगर मैं सेल्स में से कुछ भी माइनस कर रहा हूं तो वो कहां से मुझे माइनस करना पड़ेगा, डेटर्स में से भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे हम लोग जाएंगे डेटर्स के पास, डेटर्स डेटर्स कहाँ है, डेटर्स, यहाँ पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। और डेटर्स की वैल्यू आपको देके रखी है 1 लाख रुपीज। डेटर्स की आपको वैल्यू कितनी देके रखी है, 1 लाख रुपीज। तो डेटर्स को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स, जिसकी वैल्यू कितनी है
1,00,000 रुपए, और यहां से हम लोग माइनस कर देंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड, और उसकी वैल्यू कितनी है 6,000 रुपीज, और उसको हम लोग कर देंगे माइनस। सिंपल सी बात है। सर देखो ये एडजस्टमेंट कहना क्या चाहता था, पहली बात तो ये कि भावना जो है, भावना ही है ना, भावना, हाँ, भावना ने 6,000 रुपए के गुड्स जो है वो बिजनेस से विड्रॉ करके रखे। अब अगर बिजनेस से भावना बहन ने कुछ गुड्स विड्रॉ करके रखे हैं तो सिंपल सी बात है इसको रिकॉर्ड किया जाएगा ड्राइंग्स में और परचेज में से माइनस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अदर देन सेल हो चुका है। क्लियर? बट गलती से इन लोगों ने कहां पे रिकॉर्ड कर दिया है? सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे गलती हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में से उसको माइनस करेंगे, और अगर सेल्स में से कुछ भी चीज माइनस करते हैं तो उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगी? आपके डेटर्स में से माइनस होगी। कहां से माइनस होगी? आपके डेटर्स में से माइनस होगी। तो ये सर मैंने जहां तक मैंने कहा था ना कि इस पूरी की पूरी एडजस्टमेंट को दो पार्ट में बाइफरकेट करेंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका पहला पार्ट खत्म। अब दूसरा पार्ट क्या है? परचेज इनवॉइस ऑफ 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। मतलब आपने 4,000 रुपए का परचेज भी करके रखा हुआ है कि जो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। अब अगर परचेज जो आपने 4,000 रुपए का रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तब सिंपल सी बात है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा? परचेज में प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परचेज में प्लस करना पड़ेगा। अब अगर परचेज में मैं प्लस करूंगा तो दूसरा और कहां पे परचेज, दूसरा और कहां पे ऐड करूंगा मैं? क्रेडिटर्स में। कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिटर्स में। अब ये शायद तक हमारा बैलेंस शीट ही है, तो यहाँ पे मैं पहले क्रेडिटर्स की इफेक्ट दे देता हूं ताकि हम लोगों को पेज वापस स्क्रॉल ना करना पड़े। अब क्रेडिटर्स की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है? तो क्रेडिटर्स आपको देके रखे हैं 20,000 प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस कितने रुपए के हैं? 4,000 रुपए के। और मैं जाऊंगा आप सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे जाके हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस कितने रुपए का है? 4,000 रुपए का है। अब जाके ये एडजस्टमेंट पूरी की पूरी हुई खत्म। मतलब ये पूरी की पूरी एडजस्टमेंट की सर 6 जगह पे इफेक्ट आई। कितनी जगह पे? 6 जगह पे। चलो एक बार वापस रिवाइज कर ले। पहले क्या लिखा हुआ था कि भावना बहन ने 5,000 रुपए के, सॉरी 6,000 के गुड्स को क्या करके रखा है? विड्रॉ करके रखा है। कितने के गुड्स को विड्रॉ करके रखा है? 6,000 के गुड्स को विड्रॉ करके रखा हुआ है। अब अगर गुड्स को विड्रॉ करके रखा हुआ है तो सिंपल सी बात है आपके परचेस में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ड्राइंग्स में जाके हम लोग उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये इसकी करेक्ट इफेक्ट थी। अब इन लोगों ने गलती कहां पे करके रखी हुई है? क्योंकि मतलब इन लोगों ने गलती करके रखी है उसको सेल्स में रिकॉर्ड करके। सेल्स तो सर कोई लेवल पे नहीं, सेल्स को आपको प्लस करना था, तो अगर आपने सेल्स में प्लस कर दिया है तो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस करना पड़ेगा। अब अगर सेल्स में से माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है, और कहां से माइनस होगा? डेटर्स में से माइनस होगा। और उसके बाद आपने 4,000 रुपए का गुड्स परचेज करके रखा था जिसकी आपने कोई भी एंट्री नहीं करके रखी है, तो जब एंट्री करेगी तो परचेज में जाके प्लस करेंगे, और दूसरा कहां पे प्लस होगा? कहां पे होगा? क्रेडिटर्स में प्लस होगा। आई बात सबको समझ में? सर ये सबसे लेंथी एडजस्टमेंट था, जबकि इस एडजस्टमेंट में आपको दो पार्ट में मैंने करवाया, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस प्रीमियम of 3,000 paid for the year ending as on 30/6/2015 is included in insurance premium। ये एडजस्टमेंट करने से पहले मैं एक बार आपको वर्किंग दिखा देता हूं। अगर मैं इसका वर्किंग के थ्रू अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो एक बार वर्किंग पे आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले ले, चला जाओ ऊपर, चला गया। यहां पे जाके वर्किंग नोट 2। अब ये वर्किंग नोट 2 किसके बारे में है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। किसके बारे में है? इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, आपका ईयर कब से स्टार्ट होता है? सो 1/4/2014 को यहां से स्टार्ट हुआ। ईयर खत्म कब हो रहा है? तो खत्म हो रहा है 31/3/2015। अब ये इंश्योरेंस कब खत्म हो रहा है सर? तो इंश्योरेंस खत्म हो रहा है आपका 30/6/2015, मतलब इसके बियॉन्ड जाके काम हो रहा है 30/6/2015। अब मुझे एक बात बताओ, हमें जितने भी खर्चे रिकॉर्ड करने होते हैं, हमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं, वो सर यहां तक ही रिकॉर्ड करने, मतलब यहां से आगे का आप कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर ही यहीं पे खत्म हो रहा है, तो उसके आगे थोड़ी ना जा सकते। तो मुझे एक बात बताओ, जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम यहां तक का है, तो ये काइंड ऑफ आपने एडवांस दे के रखा है, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि इस साल का तो ये खर्चा है ही नहीं, ये अगले साल का खर्चा है जो आपने अभी पे करके रखा है। तो ऐसे खर्चे कि जो नेक्स्ट ईयर के हैं और जो अभी आपने पे करके रखे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवांस कहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा भी वर्ड है, कौन सा? तो सर प्रीपेड। दूसरा कौन सा वर्ड है? प्रीपेड। अब सर मुझे ये जानना है कि प्रीपेड की अमाउंट कितनी है। तो मुझे एक बात बताओ, कितने मंथ का एडवांस पे करके रखा है? तो एक अप्रैल मतलब 4
5 and 6 कितने महीने का पे करके रखा है? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का पे करके रखा है और अमाउंट भी 3000 है। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे 3000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 तो 1/4 दैट मीन्स अमाउंट कितनी आ जाएगी? 750 रुपए। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 750 रुपए। एक बार कैलकुलेट भी कर ले। 3000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 हाँ 750 रुपए आपका क्या हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो आपको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। मैंने आप लोगों को वर्किंग नोट्स में भी बताया था कि मतलब जब मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स की सारी नोट्स डिस्कस की थी वहां पे भी आपको बताया था कि जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? आपके उस खर्चे में से माइनस हो जाते हैं। फिर भी एक बार ये पूरा का पूरा सम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फाइनल अकाउंट के जितने भी नोट्स है वो सारी के सारे एक बार वापस करवा दूंगा ताकि आप लोगों को ये फाइनल अकाउंट के नोट्स जो है वो ढंग से समझ में आ जाए। अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है 750 रुपए का वो क्या हो जाएगा? आपके खर्चे में से माइनस हो जाएगा। तो एक बार हम लोग जाएंगे पीएनएल अकाउंट में, एक बार हम लोग जाएंगे पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में जाके हम लोग लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखिए आपके इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट कितनी है? तो सर इंश्योरेंस प्रीमियम की आपकी अमाउंट है 9000 रुपए की। तो 9000 माइनस प्रीपेड 750 मतलब 750 रुपीज। अब माइनस करने के बाद अमाउंट क्या आएगी? तो 8250। अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है दैट मींस कि ये खर्चा अब आपको नेक्स्ट ईयर नहीं पे करना है तो ये तो आपके लिए क्या हो जाएगी? ये असेट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असेट्स। तो असेट्स में जाके हम लोग लिख देंगे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और उसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? तो सर 750 रुपए इसकी अमाउंट आ जाएगी। आई बात सबको समझ में? इजी था ये। अब उसके बाद वाली एडजस्टमेंट सर सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 5 है वो आपके ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है आपके ये जो 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट के जितने भी क्वेश्चंस है ऐसे एडजस्टमेंट आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी। तो इस एडजस्टमेंट को हम लोग काफी ध्यान से करेंगे तो एक बार समझते हैं। और उसके लिए पहले मैं चला जाता हूँ अपने वर्किंग नोट पे क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपके वर्किंग नोट के बिना तो होने ही नहीं वाला। तो एक बार हम लोग वर्किंग नोट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो कौन सा है ये? वर्किंग नोट 3 विच इज अबाउट द डेटर्स, विच इज अबाउट द व्हाट? डेटर्स। अब सर लिखा क्या है? आउट ऑफ द टोटल डेटर्स अ डेटर ऑफ 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब पहली बात तो ये पहले ये जान लेते हैं कि ये इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। सर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि आपने सुना होगा कि भाई मतलब ये पार्टी उठ गई है, ये पार्टी क्या हो गई है? उठ गई है। अब अगर अकाउंटिंग टर्म्स के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को इंसॉल्वेंट का मतलब समझाऊं तो उसका मतलब ये होता है कि व्हेन योर लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन योर असेट्स, मतलब आपकी लायबिलिटीज जो है वो आपकी असेट से क्या है? ज्यादा है। तो उस सिनेरियो में आपको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट सर क्या इंसॉल्वेंट हम लोग अपने हिसाब से डिक्लेयर हो जाते हैं क्या? आंसर इज व्हाट? नो। यहाँ पे एक छोटी सी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में हमें कोर्ट को मतलब कोर्ट में अप्लाई करना होता है कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। क्यों? क्योंकि मेरी लायबिलिटी ज्यादा हो गई है और मेरी असेट्स काफी कम है। तो उस केस में कोर्ट जो है वो एक पर्सन को आपके पास भेजेगा जिसका नाम होगा ऑफिशियल रिसीवर, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव होगा कोर्ट का। जो बंदा आएगा आपकी असेट्स को वैल्यूएट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली लायबिलिटीज को पे करेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं वो इस तरीके से इंसॉल्वेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इंसॉल्वेंट हो चुका है। आई बात सबको समझ में? तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि हम लोग पहले डेटर्स की अमाउंट को जान लेते हैं कि एक्चुअल डेटर जो है वो कितना है, टोटल डेटर कितने हैं। तो देखो 1 लाख में से 6000 माइनस हो गए, मतलब अब आपके डेटर कितने हैं? 94,000 रुपीज के। अब आपके डेटर्स कितने हैं? 94,000 रुपीज के। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ 94,000 रुपीज के अब आपके डेटर्स है। चलो अब हम लोग वर्किंग में जाएंगे। वर्किंग में जाके मैं लिख देता हूं जो आपका डेटर्स है वो कितने के हैं? 94,000 रुपीज के हैं। क्लियर? अब सर कितने के डेटर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं? तो यहां पे मैं एक पार्ट कर दूंगा इंसॉल्वेंट, अब ये जो डेटर इंसॉल्वेंट हुआ है उसके पास से हमें कितना पैसा लेना था? 10,000 रुपए। कितना पैसा लेना था? 10,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ 94,000 में से 10,000 का डेटर तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट कितने हैं? सॉल्वेंट मतलब ऐसे लोग के जो पैसे पे कर सकते। तो सॉल्वेंट कितने हैं? तो सर 84,000।
मतलब 84,000 के डेटर्स हमारे कैसे है, सॉल्वेंट है। दैट मींस कि इन लोगों के पास से हमें पैसा पूरा का पूरा मिल सकता है। अब सर यहाँ पे ये जो इंसॉल्वेंट हुआ है बंदा, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, एक बार आगे रीड करते हैं। इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड हिज रिसीवर, देखो आ गया ऑफिशियल रिसीवर, रिसीवर हैज डिक्लेयर अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 80 पैसा। अब सर ये 80 पैसा लिखा हुआ है ना, तो सब लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 80 पैसे का मतलब क्या होता है। सर 80 पैसे का ये मतलब होता है कि 1 रुपए के सामने, 1 रुपए के सामने आपको 0.80 रुपीज दिए जाएंगे। इसको कहते हैं हम लोग 80 पैसा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 80 पैसा। दैट मींस 1 रुपए के सामने आपको कितना पैसा दिया जाएगा, 0.8 रुपीज दिया जाएगा। तो सर इसको मैं मान सकता हूं कि 80% आपको अमाउंट मिलेगा, 80% आपको अमाउंट क्या होगा, मिलेगा, मैं ऐसा मान सकता हूं। क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं क्योंकि मुझे इसकी वर्किंग करनी है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपके टोटल 10,000 के डेटर्स थे, उसमें 80% अमाउंट जो है वो रिसीव हो सकता है, और बाकी का 20% आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, तो सर पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, बैड डेब्ट। अब देखिए एक बार वापस में स्टोरी आपको स्टोरी समझाता हूँ। सर 10,000 के जो डेटर्स है वो इंसॉल्वेंट हो गए। अब जब इंसॉल्वेंट हो गए तो हमें कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट का एक बंदा आएगा जिसको हम लोग कहेंगे रिसीवर, वो आपकी असेट्स को चेक करेगा। असेट्स को चेक करने के बाद आपको बताएगा कि कितने पैसे दे सकते हो और कितने पैसे नहीं दे सकते। तो उसने आके चेक किया तो उसने ऐसा बताया कि 80% अमाउंट आप दे सकते हो और बाकी की 20% आप अमाउंट नहीं दे सकते। सिंपल सी बात है ना। तो सर आपको इस 10,000 का 8,000 रुपए क्या होगा, कंफर्म मिल जाएगा। सर मैंने कौन सा वर्ड यूज किया अभी, कंफर्म मिल ही जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो पिक्चर में आ रहा है। अब अगर कोर्ट ने आपको एक बार बता दिया कि आपको ये पैसा मिलने ही वाला है, तो सिंपल सी बात है मिलने वाला है। अब उसमें हम लोग कोर्ट के आगे तो नहीं जा सकते ना। बट ये जो 20% है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो सर यहाँ पे ये 20% का क्या हो जाएगा, आप लोगों को बैड डेप्ट हो जाएगा। दैट इज 2,000 रुपीज का आपको क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट हो जाएगा। आई बात सबको समझ में। ये 2,000 रुपए आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट। क्लियर। अब बाकी की बात रही इस 84,000 की। अब बात क्या रही इस 84,000 की। अब मुझे एक बात बताओ, बैड डेप्ट रिजर्व कब बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे आप लोगों को ऐसा ही लिखा हुआ है कि 5% बैड डेप्ट रिजर्व ऑन डेटा शुड बी कैलकुलेट। बैड डेप्ट रिजर्व कब बनाते हैं, जब आपको डाउट होता है कि सामने वाला पैसा मुझे नहीं देगा। अच्छा, इसका दूसरा नाम डाउटफुल डेप्ट भी है। मतलब बैड डेप्ट रिजर्व का दूसरा नाम डाउटफुल डेप्ट भी है। मतलब सामने वाला मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा उस पर मुझे डाउट है। अब सर यहाँ पे तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया कि इतना पैसा आने वाला है और इतना पैसा नहीं आने वाला, बट क्या इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन है कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा नहीं आएगा। आंसर इज व्हाट, नो। तो जो आपका डेटर पे बैड डेप्ट रिजर्व क्रिएट होगा वो किस पे क्रिएट होगा, आपके इस 84,000 पे क्रिएट होगा, विच इज 5%। देखो 5% ही कहा है ना। तो सर 84,000 इंटू 5%, तो आपके बैड डेप्ट रिजर्व की अमाउंट कितनी होगी, बैड डेप्ट रिजर्व की अमाउंट कितनी होगी, तो सर 4,200 रुपीज, 4,200 रुपीज। चलो एक बार वापस समझते हैं। सर आपको ऐसा लिखा है कि 10,000 के जो डेटर्स थे वो हो चुके हैं इंसॉल्वेंट। आउट ऑफ टोटल डेटर्स, अ डेटर्स ऑफ रुपीज 10,000 हैज बीन इंसॉल्वेंट एंड हिज रिसीवर डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 80 पैसा। अब सर ये 10,000 का डेटा जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसका रिसीवर 80 पैसा का डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात कर रहा है। दैट मींस 1 रुपए के सामने कितना पैसा मिलेगा, 0.8 रुपीज मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 80% पैसा मिलेगा और बाकी का 20% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो सर यहाँ पे 10,000 का 80% जो अमाउंट आपको रिसीव हो सकती है, अच्छा अभी तक रिसीव हुई नहीं है, रिसीव हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग 8,000 रुपीज हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। बाकी का जो 20% है वो नहीं ही मिलने वाला। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, आपको पैसा ये नहीं ही मिलने वाला। तो ये बाकी का 20% आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट हो जाएगा। अब रही बात बाकी के 84,000, क्यों, क्योंकि 94 में से 10,000 के डेटर्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए। तो सर 84,000 के तो अभी भी सॉल्वेंट है ना, तो उस पर अब हमें क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है ये लोग पैसा देंगे कि नहीं देंगे। तो कितने परसेंट का डाउट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5% का डाउट हो रहा है। कितने परसेंट का डाउट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5% का डाउट हो रहा है। तो 84,000 का 5% कितना हो जाएगा, 4,200, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, बैड डेप्ट रिजर्व क्या है, देंगे। आई बात सबको समझ में। अब सर आपके पास बैड डेप्ट की अमाउंट है और आपके पास बैड डेप्ट रिजर्व की अमाउंट है। अब हमें पता है कि इस अमाउंट का हमें क्या करना है। तो चलो एक बार करते हैं। पहले हम लोग जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाके यहां से हम लोग माइनस कर देंगे पहले बैड डेप्ट, और उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, एडजस्टमेंट। कितना है,
तो सर 2000 रुपीज माइनस करेंगे, उसके बाद क्या अमाउंट आएगी 9200। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो माइनस बैड डेब्ट रिजर्व जिसकी अमाउंट कितनी है 4200 रुपीज। देखो जो पीछे वाली अमाउंट आई थी ना वर्किंग नोट में, देखो एक बार मैं वापस आपके लिए वर्किंग नोट ओपन कर देता हूं। देखो ये वर्किंग नोट में आप लोगों को मैंने बैड डेब्ट की अमाउंट भी बता दी कि बैड डेब्ट 2000 रुपए, और बैड डेब्ट रिजर्व की अमाउंट भी यहीं पे ही हम लोगों ने बता दी। दैट मींस कि आपको वहां पे अब कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां से अमाउंट को उठाओ वहां पे प्लॉट कर दो। तो यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे, अब 92,000 माइनस 4,200, तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 87,800 रुपीज। आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 87,800 रुपीज। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे करेंगे, सोचो सेकंड इफेक्ट कहां पे करेंगे, तो इसकी सेकंड इफेक्ट जाएगी आप लोगों के पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। तो चलो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाके हम लोग क्या लिख देंगे, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेब्ट ओल्ड, मतलब सॉरी हम लोग ओल्ड नहीं लिखते, हम लोग टी लिखते, बैड डेब्ट एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। टाट ओल्ड भी आप लोग लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लाइक इसके बाजू में मैं लिख देता हूँ ओल्ड न्यू न्यू एंड ओल्ड। अब इन तीनों को हम लोग प्लस करेंगे और बाकी के अमाउंट को हम लोग बाहर लिख देंगे। अब एक बार देखो बैड डेब्ट की अमाउंट क्या आपको देके रखी है क्या, बैड डेब्ट की अमाउंट क्या आपको देके रखी है क्या, तो आंसर इज व्हाट नो। दैट मींस आपका बैड डेब्ट ओल्ड जो है वो 0 है। अब नया बैड डेब्ट कितना आया, तो आपका 2000 रुपए। बैड डेब्ट रिजर्व न्यू कितना हो गया 4200 रुपए। तो टोटल ये अमाउंट कितनी है 6200। अब बैड डेब्ट रिजर्व ओल्ड आपके पास कितना पड़ा हुआ है, तो 600 रुपए का पड़ा हुआ है। बैड डेब्ट रिजर्व ओल्ड आपके पास कितना पड़ा हुआ है, तो सर 6000 रुपए का पड़ा हुआ है। तो 6000 को मैं माइनस कर दूं तो अमाउंट कितनी आएगी 200 रुपए आ जाएगी। अमाउंट कितनी आ जाएगी आपके पास 200 रुपए की आ जाएगी। मैं सिर्फ एक बार चेक कर रहा हूं कि आपको बैड डेब्ट देके रखा है कि नहीं रखा, नथिंग एल्स। अब सर 2000 के आपके बैड डेब्ट जो आपके एडजस्टमेंट के थ्रू आए, बैड डेब्ट रिजर्व आपका 4200, टोटल अमाउंट हो गई 6200, और उसमें से अगर मैं 6000 जो आपका बैड डेब्ट रिजर्व ओल्ड दैट इज ट्रायल बैलेंस में देके रखा है 6000, तो अगर मैं माइनस कर दूं तो बाहर कितनी अमाउंट आएगी, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए की इफेक्ट आएगी। सर ये एडजस्टमेंट आपने आगे किसी भी समय नहीं देखी। सर आगे वाले समय हम लोग जो देख रहे थे उसमें पता है क्या करते थे, उसमें हम लोग मतलब वो वाली एडजस्टमेंट में और इस वाली एडजस्टमेंट में क्या फर्क है। सर हम लोग जनरली पता है क्या करते हैं, 94,000 में से 2000 को माइनस कर दिया, बचा 92,000। अब 92,000 का हम लोग 5% करते थे, जबकि इस सम में आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर वर्किंग नोट भी किया, हम लोगों ने अपना दिमाग भी लगाया, उसके बाद जाके हमें पता चला कि 4200 की अमाउंट कहां से आ रही है। तो ये था डिफरेंस आगे वाले सम्स का और ये वाले सम्स का, क्योंकि आगे भी कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 20,000 में से 50% अमाउंट को राइट ऑफ कर दो। सर वो राइट ऑफ करने को कहा है, वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और उसके बाद रिसीवर आके आपको डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बट इस सम में ऐसा लिखा हुआ है, और इवन लैंग्वेज जो है वो काफी हैवी यूज की है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन की है वो समझ में आई होगी। आई बात सबको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अभी एडजस्टमेंट आपकी हो गई कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी यू नीड टू कैलकुलेट। मतलब अब हम लोग ढूंढे के पहले हमारी मशीनरी किधर है, तो मशीनरी आपको देके रखी है 2 लाख रुपए की। अब मशीनरी तो सिंपल सी बात है, हम लोग इसको यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी। अब मुझे एक बात बताओ मशीनरी की वैल्यू कितनी है, तो मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख रुपए। माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपकी कितनी है, तो डेप्रिसिएशन में आपको 20% का है। कितना परसेंट कहा है 20%, तो 2 लाख का 20% कितना होगा, तो सर 40,000। इसको माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,60,000 रुपए आ जाएगी। अब डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट हमें सबको पता है। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड में ले लेते हैं इस सम को। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, और अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी, तो 40,000 रुपीज। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद है पेटेंट्स आर टू बी रीवैल्यूएट एट 17,000। सर पहली बात तो है कि पेटेंट्स का मतलब क्या होता है, तो सर पेटेंट मतलब होता है आप लोगों के लिए काइंड ऑफ न्यू इनोवेशन, इसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और पेटेंट्स का मतलब होता है काइंड ऑफ न्यू इन्वेंशन, आपने कुछ नया ही इन्वेंशन करके रखा है, तो उसको आप लोग रजिस्टर करवाओगे और वो आपके लिए क्या हो जाएगी, असेट्स हो जाएगी। बट सिंपल सी बात है सर, वो असेट्स पुरानी तो हो गई ना, मतलब पुराने पेटेंट्स की वैल्यू अब कुछ नहीं है, नए नए इन्वेंशन जो पहले हो चुके हैं जिसकी वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है,
तो ऐसे सिनेरियो में उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पेटेंट्स की क्या ऑलरेडी वैल्यू थी, तो पेटेंट्स आप लोगों की बुक्स ऑफ अकाउंट में 20,000 रुपीज का। अब सर इसकी इफेक्ट आपको कैसे देनी है एक बार वो समझ लेते हैं। तो सर पेटेंट्स जो है वो आपके लिए असेट्स है, तो यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ पेटेंट्स, जिसकी वैल्यू कितनी थी, तो सर 20,000 माइनस रिटर्न ऑफ कितने हजार से कम हो गई, 3,000 से कम हो गई। अब उसकी न्यू वैल्यू कितनी है, तो सर 17,000 है। इसकी न्यू वैल्यू कितनी है, 17,000। सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा लेके रखा है, मतलब एडजस्टमेंट में ऐसा देके रखा हुआ है कि पेटेंट्स की न्यू वैल्यू जो है वो 17,000 रुपीज की हो गई। तो सिंपल सी बात है, 3,000 से उसकी वैल्यू कम हो गई ना। अब सर पेटेंट जो होता है वो डेप्रिशिएट नहीं होता, इसके लिए दूसरा वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। हेलो, क्या होता है, अमोर्टाइजेशन। बट ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया वर्ड होगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, रिटर्न ऑफ। इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, रिटर्न ऑफ। अब सर अब इस रिटर्न ऑफ की सेकंड इफेक्ट हम लोग कहां पे जाके देंगे, तो आप लोगों के पीएनएल अकाउंट में। यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में हम लोग जाके लिख देंगे टू रिटर्न ऑफ पेटेंट्स, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000 रुपए। आई बात सबको समझ में। अब उसके बाद आ रहा है ऑफिस सैलरी ऑफ रुपीज 1,500 इज आउटस्टैंडिंग विच इज इंक्लूडेड इन ऑफिस एक्सपेंस। अब सर यहाँ पे बहुत ही सारे बच्चे इस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन में ले लेते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है। आगे तक की लाइन समझ में आती है कि ऑफिस सैलरी ऑफ रुपीज 1,500 इज आउटस्टैंडिंग, यहां तक की बातें हमें समझ में आती है कि 1,500 रुपए की आपको सैलरी पे करनी बाकी है। बट उसके बाद क्या लिखा है, विच इज इंक्लूडेड इन द ऑफिस एक्सपेंस, मतलब कि ये जो आपने सैलरी को पे करके रखा है ना, उसका जो खर्चा है वो ऑफिस खर्चे में ऐड करके रखा है। तो ऊपर देखो आपको कहीं पे ऑफिस एक्सपेंस दिख रहा है क्या, तो ऑफिस एक्सपेंस आपको दिख रहा होगा। ऑफिस एक्सपेंस कहां पे है भाई, ये रहा, कितना है, 20,000 का। तो इस 20,000 में आपकी सैलरी भी इंक्लूडेड है, ऐसा माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट फिर भी यहां पे जाके मैं लिख देता हूं ऑफिस एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू कितनी है, 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग। अभी आउटस्टैंडिंग प्लस करना है वो तो सबको पता ही है ना, कितना है आउटस्टैंडिंग, 1,500 रुपए। तो इसकी सेकेंड इफेक्ट कहां, मतलब टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, तो 21,500 रुपीज इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी, तो सर इसकी सेकंड इफेक्ट होगी आप लोगों की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्यों, क्योंकि 1,500 रुपए आपने सैलरी जो है वो पे कर रही, मतलब पे नहीं किए। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500 रुपए। अब सर इसी के साथ हम लोगों ने सारे के सारे एडजस्टमेंट को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया। सर कुल मिला के आपकी दो एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थी, और वो थी एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 3 और एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 3 इसलिए क्योंकि उसमें 6 जगह पे अलग अलग जगह पे हमें इफेक्ट देनी है, और एडजस्टमेंट नंबर 5 तो आप लोगों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स था। तो उसके लिए आप लोगों को वर्किंग ढंग से देखना है, एक बार खुद रिवाइज करना है, और जब तक रिवाइज नहीं करोगे सर तब तक ये फाइनल अकाउंट नहीं आएगा। अगर हम लोग सिर्फ ये वीडियो देख के ऐसा सोचेंगे कि हमें फाइनल अकाउंट आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा इस सम की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके दिमाग में एक ग्रिप आएगी, तब जाके आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि हाँ, अगर ऑफिस का खर्चा है तो उसको हम लोगों ने क्यों रिकॉर्ड किया वहां पे, फैक्ट्री का खर्चा है तो वहां पे क्यों रिकॉर्ड किया। अब कुछ चीजें बैलेंस शीट में ही क्यों आती है वो आपको तभी पता चलेगा कि जब आप लोग मोर एंड मोर क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब सर सिंपल सी बात है, हमने एडजस्टमेंट तो कंप्लीट कर दी, अब हम लोग कहां पे जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। अब मैं एक बार मान लेता हूं कि यही मेरा ट्रायल बैलेंस है, आप लोगों के लिए मैंने ट्रायल बैलेंस लास्ट में बना के रखा है, बट मैं मान लेता हूं कि यही मेरा ट्रायल बैलेंस है। तो चलो ओपनिंग स्टॉक आपको पहले देके रखा है। अब पहली बात है, मैं अपना मार्कर का कलर चेंज कर लूं। सर ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपको देके रखा है, तो यहाँ पे पहली सबसे पहले जाके मैं लिख दूंगा क्या, तो ओपनिंग स्टॉक। अब इस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है, तो 30,000 रुपीज। अब उसके बाद क्या लेके रखा हुआ है, सर परचेस, हमने परचेस लिख दिया। सर सेल्स, हमने सेल्स भी लिख दिया। सर डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, मशीनरी डन। 10% लोन टेकन फ्रॉम प्रतिभा, मतलब आपने लोन लेके रखी है प्रतिभा बेन के पास से, तो एक तो आप लोगों के लिए लायबिलिटी हो जाएगी, ये तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। तो यहां पे जाके मैं लिखूंगा 10% लोन फ्रॉम प्रतिभा, और डेट कौन सी है, प्रतिभा बेन के पास से लोन लेके रखी है, उसकी डेट कौन सी है, तो सर डेट है 1/10/2014 को। कितने की लोन देके रखी हुई है, तो सर लोन की अमाउंट है 50,000। लोन की अमाउंट कितनी है, 50,000 रुपए। अब सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, वापस एक बार वर्किंग में चले जाते हैं। ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने ट्रायल बैलेंस तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना के रखा है, तो ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस। अब सर वर्किंग में चले जाते हैं। मुझे एक बात बताओ कि
हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब स्टार्ट होता है? वर्किंग नोट, कौन सी है वर्किंग नोट? ये वर्किंग नोट 3-4, वर्किंग नोट नंबर 4 विच इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सर हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? तो 1/4/14 को। खत्म कब होगा? 31/3/15 को। हमने लोन कब लेके रखी हुई है? तो लोन लेके रखी है 1/10/2014। हाँ, 1/10/2014, 1/10/2014। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे हम लोगों ने लोन लेके रखी है, यहां तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो मैंने उस लोन को यहां तक यूज किया, मतलब 1/10/2014 से लेके 31/3/2015 तक यूज किया, जिसके कितने महीने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। तो मुझे इंटरेस्ट भी कितने महीने का लगाना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही लगाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट लगा लेते हैं, 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? तो सर आपकी अमाउंट आ जाएगी 2500 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 2500 रुपीज। अब कहीं पे भी आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन देके रखा है क्या? मतलब पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन देके रखा है क्या? तो आंसर इज व्हाट? नो। एक बार चेक कर लेना, फिर भी नहीं देके रखा है। तो सब ये सर जब ये नहीं देके रखा है तो ये पूरी की पूरी अमाउंट आप लोगों के लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग। क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो चलो, हमें पहली बात तो इसकी फर्स्ट इफेक्ट देनी पड़ेगी, और फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाके आएगी? आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे जाके मैं लिख दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2500, और इसके सेकंड इफेक्ट में बैलेंस शीट में जाके लिख दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं पे करके रखा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। तो यहां पे जाके मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और जिसकी अमाउंट कितनी है? 2500 रुपीज। आई बात सबको समझ में? ये एक हिडन एडजस्टमेंट था, और मान के चलना आपके एग्जाम में शायद तक एक या तो दो हिडन एडजस्टमेंट तो आप लोगों को देखने को मिल ही सकते हैं। क्लियर? तो एक बार अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलना। अब उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम शायद तक हो गया है, क्योंकि प्रीपेड का कोई एडजस्टमेंट था। हाँ देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया है। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डन। उसके बाद है फर्नीचर। सर फर्नीचर हमारे लिए क्या है? असेट्स। तो फर्नीचर की वैल्यू हम लोग असेट्स में जाके लिख देते हैं, फर्नीचर। अब फर्नीचर की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है? तो 8,000 रुपए। फर्नीचर की वैल्यू आपको कितनी देके रखी है? 8,000 रुपए। अब उसके बाद है बैड डेट रिजर्व, हो गया। रेंट पेड। अब सर रेंट पेड खर्चा है आपका, तो पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा। तो यहां पे जाके हम लोग लिखेंगे टू रेंट। अब सर रेंट की अमाउंट क्या देके रखे है? और कुछ ब्रैकेट में ऐसा भी बता के रखा है कि 1200 पर मंथ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1200 रुपए एक महीने का रेंट है और एक साल में आते हैं 12 महीने, तो इंटू अगर 12 करने जाओगे तो टोटल आपका रेंट 14,400 रुपीज का आना चाहिए ना। बट यहाँ पे तो 12,000 रुपए देके रखे। टोटल आपका रेंट 14,400 का आना चाहिए था, बट आपको रेंट, आपने एक्चुअली रेंट कितना पे करके रखा है? 12,000 का। तो सर यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर देंगे? 12,000 का आपने रेंट पे करके रखा है, प्लस आउटस्टैंडिंग 2,400। कैसे पता चला? तो ये 14,000 मतलब 14,400 में से मैं माइनस कर दूंगा 12,000, तो 2,400 मेरा पे करना बाकी है। तो यहाँ पे अब आउटर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14,400 रुपीज। कितने आ जाएगी? 14,400। मतलब मुझे टोटल कितना पे करना था? 14,400। उसमें से मैंने पे कितना किया है? सिर्फ 12,000, और 2,400 मेरे बाकी रह गए। अब ये जो 2,400 मेरे आउटस्टैंडिंग है, तो उसके सेकंड इफेक्ट तो जाके मुझे देनी पड़ेगी ना। कहां पे जाके हम लोग देंगे? सर रेंट पे करना बाकी है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। तो इसकी सेकंड इफेक्ट हम लोग लायबिलिटी साइड में जाके दे देंगे। तो लायबिलिटी साइड में जाएंगे और यहां पे जाके लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और जिसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? तो सर 2,400 रुपीज। आई बात सबको समझ में? इजी है। अब उसके बाद क्या देके रखा है? कैरियज इनवर्ड। अब सर कैरियज इनवर्ड फैक्ट्री का खर्चा, चलो फैक्ट्री में आखिर का कुछ तो आया, क्योंकि कब से मैं पीएनएल और बैलेंस शीट को ही घुमा रहा हूं। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे टू कैरियज इनवर्ड, और कैरियज इनवर्ड की अमाउंट कितनी आपको देके रखी है? तो सर 4,000। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कैश बैलेंस। तो ये तो आपके असेट्स हो गए, तो कैश बैलेंस, कैश 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 यहां पे आएगा। तो यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे कैश बैलेंस।
और कैश बैलेंस की आपको वैल्यू कितनी देके रखी है, तो 30,000। अब उसके बाद क्या आपको देके रखा है, ऑफिस एक्सपेंस डन, रेंट रिसीव्ड। अब सर ये रेंट रिसीव्ड आप लोगों के लिए क्या है, इनकम है, तो ये रेंट रिसीव्ड को मैं कहां पे लिख दूं, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दूं, बोलो बोलो, तो यहां पे जाके मैं लिख दूंगा बाय रेंट रिसीव्ड। अब सर ये रेंट रिसीव्ड की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको, तो सर ये रेंट रिसीव्ड की वैल्यू आपको देके रखी है 3,000 रुपए, तो यहां पे जाके मैं लिख दूंगा 3,000। अब उसके बाद पेटेंट डन, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहां पे जाके मैं लिख दूंगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, और जिसकी वैल्यू कितनी है, तो 2,000। अब उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब सर यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर देंगे, ये जो आपको काइंड ऑफ ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन देके रखा है, वो किस तरीके का डेप्रिसिएशन होता है, जो ऑलरेडी मतलब ये ऐसा डेप्रिसिएशन होता है कि जो ऑलरेडी आपने अपनी फर्नीचर की वैल्यू से क्या कर दिया है, माइनस करके रखा हो। अब अगर फर्नीचर में से ऑलरेडी माइनस है तो उसकी तो सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही इफेक्ट बाकी रह गई, कहाँ पे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे आएगी, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब यहाँ पे बच्चे करते क्या, बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि असेट्स में से, मतलब फर्नीचर का ही है ना, हाँ, फर्नीचर में से उसको वापस माइनस करेगी। अब अगर वापस माइनस करने जाएंगे तो ये तो 2 बार माइनस हो गया। अब अगर दो बार माइनस करेंगे तो मुझे एक बात बताओ कि आपका आंसर टैली होगा क्या, नहीं होगा। एक बार चेक कर लेना, आपका आंसर जो है वो 2,000 से मतलब डिफरेंस में आएगा। तो सर यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन की सिर्फ एक ही इफेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जाके लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपए। और इवन ये भी कह सकते हैं ना कि सर ट्रायल बैलेंस में देके रखा है, और ट्रायल बैलेंस में आने वाली हर एक चीज की एंट्री कितनी होती है, एक ही होती है। आई बात सबको समझ में। अब सर इतना करने के बाद मैं ऐसा सोच रहा था कि चलो अब सम को टैली कर दे, बट यहीं पे मेरी क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। क्या गलती होगी एक बार समझते हैं। पहले मैं चला जाता हूँ अपने ट्रायल बैलेंस पे जो मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो ये रहा मेरा ट्रायल बैलेंस। अब सर ट्रायल बैलेंस में ये दोनों अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड की थी, जिसमें रिजर्व की अमाउंट थी 1,68,000 और मतलब सॉरी कैपिटल की अमाउंट थी 1,68,000 और रिजर्व की अमाउंट 42,000 की थी। तो इसको भी तो हमें कहीं ना कहीं पे प्लॉट करना पड़ेगा ना, इसको भी तो हमें कहीं ना कहीं पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे कैपिटल की अमाउंट, यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे कैपिटल की अमाउंट जो है 1,68,000 रुपीज, और यहाँ पे जाके हम लोग थोड़े से नीचे जाके लिख देंगे रिजर्व, और उसकी अमाउंट कितनी है, तो 42,000 रुपीज। अब जाके आपने सारी की सारी चीजों को क्या कर दिया है, मतलब ट्रायल बैलेंस की सारी चीजों को प्लॉट आउट कर दिया है। अब हमारा सिंपल सा काम क्या बाकी रह गया, तो टोटल करने का। तो सर टोटल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग टोटल स्टार्ट करेंगे। पहले सारी की सारी अमाउंट को मैं बाहर लिख दूं, तो 1,00,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 प्लस 4,000, तो टोटल यहाँ का कितना आ रहा है, तो सर टोटल आ रहा है 93,000। वैसे यहाँ का टोटल कितना होगा, तो यहाँ का टोटल होगा 2,44,000। अब इसको टोटल कर ले तो 2,44,000 प्लस 77,400, तो यहाँ का टोटल आ रहा है 3,21,400 रुपीज। तो सर अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी वही होगा। अब माइनस कर दे, तो माइनस 30,000 माइनस 93,000 एंड माइनस 4,000, तो टोटल कितना अमाउंट आ रहा है, 1,94,400 रुपीज। और इसको मैं क्या कह दूंगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो आपका कहां पे आएगा, तो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ सॉरी गलती हो गई, देखा होता है कोई बात नहीं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, कौन सा प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब सर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम लोग कहां पे जाके लिख देंगे, आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे हम लोग, और यहां पे जाके हम लोग लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,94,400 रुपीज। अब इस सेट का अगर हम लोग प्लस कर ले तो प्लस 3,000 और प्लस 2,000, तो टोटल कितना आ रहा है, तो सर टोटल आ रहा है 1,00,000
99,400, 1,99,400, तो यहाँ का भी टोटल आएगा वही 1,99,400। अब उसके बाद एक एक करके हम लोग उसको माइनस करते जाते हैं। So minus 2000, minus 14,400, minus 2,500, minus 21,500, minus 3,000, minus 40,000, minus 200, minus 8250, minus 8250, उसके बाद एक ही अमाउंट है दैट इज 11,000। अब मेरी अमाउंट कितने आ गई? तो सर मेरी अमाउंट आई 96,550। मेरी अमाउंट कितने आ गई? 96,550। अब यहाँ पे जाके मैं क्या लिख दूंगा? टू नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 96,550 रुपीज। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी? तो सर इसकी सेकंड इफेक्ट आप लोगों की आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट 96,550। एक बार क्रॉस चेक कर लेते, वही अमाउंट है 96,550 और 96,550। यस, तो यहाँ पे जाके 96,550 पहले इसको प्लस कर ले, तो 1,68,000 प्लस 96,550, तो टोटल कितना आ रहा है? तो 2,64,550 रुपीज। उसमें से अगर मैं इस 6,000 को माइनस कर दूँ तो -6,000, तो टोटल कितना अमाउंट आ रहा है? 2,58,550 रुपीज। अब सिंपल सा मेरा काम क्या बाकी रहेगा? इसको टैली करना। तो चलो टैली कर ले। 2,58,550 प्लस 42,000 प्लस 50,000 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 2,400। अब इस अमाउंट को मैं बाहर ले लूँ, तो इस अमाउंट को बाहर लूँगा तो आ जाएगा, ओह शिट, चलो कोई बात नहीं, हो गया। इस अमाउंट को अगर मैं बाहर लूँगा तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 24,000। तो चलो अब डायरेक्ट प्लस कर लूँ मैं, प्लस 24,000। तो अमाउंट कितना आ रहा है मेरा? तो सर अमाउंट आ रहा है 3,80,950 रुपीज़। अब आई होप यहाँ पे भी वही अमाउंट आए। तो माइनस 87,800, माइनस 77,400, माइनस 750 रुपये, माइनस 30,000, माइनस 8,000, माइनस 17,000 एंड माइनस 1,60,000। देखिए आपकी हो गई बैलेंस शीट जीरो, मतलब असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों के दोनों आपके क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे 3,80,950 रुपीज। तो सर ये आपका हो गया फाइनल अकाउंट का आखिरी सम रोबी टैली। सर वैसे तो इस एडजस्टमेंट में देखने जाए, ये चैप्टर में देखने जाए, नॉट चैप्टर, आई एम सॉरी, इस सम में अगर हम लोग देखने जाए तो वैसे ऐसा कुछ टफ नहीं था क्वेश्चन काफी सिंपल था। बट द थिंग इज दैट कि कुछ एडजस्टमेंट जो थी, लाइक एडजस्टमेंट नंबर में 5 की बात करूँ, जो आप लोगों ने आगे नहीं देखी हुई थी और इस समय आप लोग पहली बार देख रहे हो। प्लस अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस आपको बना के ही नहीं देख रखा था, और नहीं बना के देके रखा था। क्वेश्चन नंबर 13 में भी शायद तक ट्रायल बैलेंस नहीं बना के देखे था, नहीं बना के देके रखा था। वहां पे हम लोगों ने बनाया और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, मतलब हम लोग आगे वहां पे मूव ऑन कर गए। बट इस क्वेश्चन में जब आप लोग ट्रायल बैलेंस खुद से बनाओगे तब आपका ट्रायल बैलेंस 2,10,000 के गपले से आएगा, मतलब 2,10,000 का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। अब सर ये 2,10,000 के डिफरेंस के बारे में हमें ऊपर के क्वेश्चन में, मतलब अगर क्वेश्चन का बोल्ड पार्ट अगर देखने जाओगे तो वहां पे देखे रखा है कि कैपिटल एंड रिजर्व का रेशियो है 4:1। तो यहाँ पे वो कैपिटल एंड रिजर्व की अमाउंट जानना, तो ये आगे के किसी भी सम में नहीं था, जो सिर्फ इसी ही सम में है। आई बात सबको समझ में? फिर भी हम लोगों ने सारे के सारे, मतलब ये जो एडजस्टमेंट्स है उसको ढंग से सॉल्व करने की कोशिश की। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो। आगे के वीडियोस के लिए हम लोग ये, मतलब ये यूट्यूब चैनल पे हम लोग सारे के सारे वीडियोस को क्या करते रहेंगे? अपलोड करते रहेंगे। जो भी आप लोगों का फर्दर अपडेट होगा, जो भी अब नेक्स्ट चैप्टर होगा, क्योंकि अब फाइनल अकाउंट आपका हो गया कंप्लीट। अब एक चीज मेरी बाकी रह गई यहाँ पे
और वो ये है कि आपको मुझे सारे के सारे रूल्स, मतलब मुझे आपको सारे के सारे रूल्स लिखवाने हैं कि फाइनल अकाउंट के कौन से रूल्स है और वो किस तरीके से हमें फॉलो करने हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे के सारे जो रूल्स है ये फाइनल अकाउंट में, कि भाई इतने रूल्स अगर आप लोग याद रखो तो आराम से आप लोग किसी भी सम में आउट ऑफ 11, ये ज्यादातर 11 मार्क्स में पूछा जाता है, आउट ऑफ 11 आप लोग आराम से 6 से 7 मार्क्स या तो 8 मार्क्स कैसे इजीली स्कोर कर सकते हो, तो वो रूल्स के थ्रू मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।